हम इसका मास मान लेते हैं कितना होता है, किससे? न्यूट्रॉन के मास से। फिर हमने बोला कि यार प्रोटॉन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज हिमांशु अग्निहोत्री। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेटा एटम्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं किसी भी एलिमेंट का, वो पढ़ लिया था। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट के अंदर? हमने लास्ट जो पढ़ा था वो पढ़ा था आयंस के बारे में, कि आयंस दो टाइप के होते हैं, कैटायन और एक एनायन। फिर उनमें कैसे नंबर ऑफ आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे, कैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन और कैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम लोग निकालेंगे, इतना हमने कर लिया था। अब आज का जो चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा, मतलब जो टॉपिक स्टार्ट होगा, वो होगा एटॉमिक मास। ठीक है, जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं बेटा, ये मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर 2 है। पहला लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में नीचे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाओ, आपको वहां पे कई सारे चैप्टर्स के पूरे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है ना, A to Z आपको पढ़ाया गया है, बेसिक लेवल से एकदम एडवांस लेवल तक। तो फिलहाल मोल कॉन्सेप्ट का आज हमारा दूसरा लेक्चर है और हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर अपना कहां से? एटॉमिक मास से। आई होप आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से जल्दी से समझिए इसे। देखो यार, एटॉमिक मास का मतलब क्या हुआ? देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक एटम किससे मिलकर बना है, तो आप कहोगे सर एटम जो है हमने तो ऐसा देख रखा है, राइट, कि एक तो हो गया हमारा न्यूक्लियस। अगर आप ध्यान से देखो तो आपने अभी तक तो समझ ही लिया है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है। तो हमें इतना पता है कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या क्या होता है। एक तो हमारे पास होता है प्रोटॉन और एक हमारे पास क्या होता है बेटा? न्यूट्रॉन। और हमें पता है कि न्यूक्लियस के बाहर ये जो ऑर्बिट्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में यह भी बताया था कि किसी भी एटम का जो मास है वो उसके न्यूक्लियस पर ही डिपेंड करता है। तो अब अगर मैं एटॉमिक मास निकालना है, तो वैसे तो देखो, अगर एटॉमिक मास कह दो या वन एटम का मास, एटॉमिक मास होता क्या है? तो यहां पे पहले तो लिख लो एक बार, आप क्या लिखोगे? आप मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम is called as atomic mass। तो पहली बात तो हमें यह समझ में आ गया कि एक एटम के मास को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एटॉमिक मास कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहूं कि यार एटॉमिक मास को जरा कैलकुलेट करके दिखाओ, तो ये देखो, एटॉमिक मास की अगर हम बात करें, तो अगर मुझे इसे कैलकुलेट करना है, तो देखो हमें अभी तक ये पता चल चुका है, अगर मैं इसे हटा दूं थोड़ी देर के लिए, कि एटम के अंदर क्या क्या चीजें हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे मान लो हमारे पास ये कोई एटम है और इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रोटॉन भी प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है। मान लो इसके अंदर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन भी है इसके अंदर प्रोटॉन भी है और इसके अंदर बेटा न्यूट्रॉन भी है। अब इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में कितने हैं वो हमें तो पता नहीं है, तो हमने क्या करा? इसे हमने मान लिया Z। प्रोटॉन किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर उतने ही होते हैं जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसे भी हमने क्या करा? Z मान लिया। और न्यूट्रॉन बेटा कैसे निकालते हैं? A माइनस Z। इतना हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। तो अगर आपसे किसी एक एटम का मास पूछा जा रहा है, एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? मास ऑफ वन एटम। तो अगर हमें किसी एक एटम का मास निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है प्लस उनका मास, प्लस जितने प्रोटॉन है उनका मास, प्लस जितने न्यूट्रॉन है उनके मास को आप ऐड कर दो। क्या निकल के आ जाएगा? हमारा निकल के आ जाएगा एटॉमिक मास। तो देखो, मैं इसे लिख लूं कि मैं ऐसा लिख सकता हूं कि भैया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कितने इलेक्ट्रॉन है पता नहीं है, तो मल्टीप्लाई बाय जेड कर दो, कि जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनके मास को, एक इलेक्ट्रॉन के मास को जितने भी इलेक्ट्रॉन उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस सिमिलरली क्या लिखूं? लिखते हैं मास ऑफ व्हाट? प्रोटॉन। और इसे भी क्या करेंगे? इनटू जेड। सिमिलरली मैं क्या लिखूंगा? मास ऑफ न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन को हमने क्या माना था बेटा? न्यूट्रॉन को हमने माना था A माइनस का Z। यहां तक की बात क्लियर है? देखो, अब जैसा कि लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने याद भी कर रखा था कि प्रोटॉन का मास कितना है, इलेक्ट्रॉन का कितना है। देखो, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू में 10 टू दी पावर माइनस का 28 ग्राम। केजी में कितना होता है? माइनस का 31 केजी, ग्राम में लिख लो। और इंटू में Z को Z ही रहने दो। अच्छा, प्लस मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बेटा? तो ये होता है 1.67 इंटू में 10 टू दी पावर क्या लिख दे? माइनस का 24 ग्राम। और इंटू में Z को Z ही रहने दो। और न्यूट्रॉन का मास कितना हो जाएगा? ये हो जाता है 1.67। देखो, वैसे तो मैंने आपको बता रखा था कि जो प्रोटॉन का मास है वो थोड़ा सा कम होता है किससे? न्यूट्रॉन के मास से। प्रोटॉन का मास होता है 1.673, जबकि न्यूट्रॉन का मास होता है 1.675। बट हम लोग कैलकुलेशन में पॉइंट के बाद 2 नंबर तक लेंगे, इतना सफिशिएंट है। तो इसे भी हम क्या लिख देंगे? इसे भी लिख देंगे 1.67 इंटू में 10 टू दी पावर माइनस का 24 ग्राम। और क्योंकि हमें नंबर नहीं पता, तो हम क्या लिखेंगे? A माइनस जेड। अब देखो, मुझे याद आप लोगों को होगा, मैंने आपसे बोला था कि यार जो प्रोटॉन का मास होता है अकेला, वही इलेक्ट्रॉन के मास से 2000 गुना तकरीबन ज्यादा है। मेरी बात समझ में? मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो कितना ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के मास से, तो वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 2000 कर दो। इतनी बड़ी वैल्यू है किसकी? मास ऑफ प्रोटॉन की। जो आप प्रोटॉन का मास देख रहे हो ये सामने आपके लिखा हुआ, ये वैल्यू इस वैल्यू से तकरीबन 2000 गुना ज्यादा होता है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो प्रोटॉन के मास से ही 2000 गुना कम है, तो अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों के मास को जोड़ रहे हैं, है ना, मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं अगर मैं मास ऑफ क्या अपना हो गया, प्रोटॉन हो गया
और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो हो गया, मास ऑफ न्यूट्रॉन, है ना, इन्हें अगर मैं जोड़ दूं तो बेटा ये वैल्यू जो है बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इतनी बड़ी कि हम लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। इसका मतलब देखो फिर से सुन लो, मैंने क्या बोला, मास ऑफ प्रोटॉन अकेला ही इसके इलेक्ट्रॉन के मास से 2000 गुना ज्यादा है। तो जब आप इससे और इसे जोड़ दोगे तो ये वैल्यू बहुत बड़ी है, इसके कंपेयर में इसे क्या कर देंगे हम लोग, नेग्लेक्ट मान देंगे। अब अपने पास बचा क्या, अपने पास बचा 1.67 इंटू में 10 टू द पावर माइनस का 24 ग्राम इंटू में z, और प्लस इसकी मल्टीप्लाई एक बार a से कर देते हैं एक बार z से, तो क्या बचेगा अपने पास, बचेगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 24 ग्राम इंटू में हो गया हमारे पास a, और माइनस, क्योंकि माइनस है यहाँ पे, तो 1.67 इंटू में 10 टू दी पावर माइनस का 25 ग्राम इंटू में z। अब देखो ये पॉजिटिव वैल्यू हो गई, ये नेगेटिव वैल्यू कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना अपने पास बचा 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 24 ग्राम इंटू में ए। ये कहानी बची किसकी, ये हमारा एटॉमिक मास है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एनसीईआरटी में एटॉमिक मास की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर ये है ए, है ना, एटॉमिक मास तो लिखना भूल ही गए, एटॉमिक मास तो ये कितना है, ये है 1.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 24 ग्राम, और इसकी मल्टीप्लाई पहले ए से कर देते हैं, तो आप इसे लिख लो ए इंटू में 1.66 10 टू दी पावर माइनस का 24 ग्राम, ठीक है ना। अब देखो ऐसा है, बुक में इसे स्टैंडर्ड माना गया तो इसे लिख लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन बराबर ही है, लेकिन हम लोगों की जो कैलकुलेशन है 1.67 आया है, एनसीईआरटी में जो माना जाता है 1.66 माना जाता है। बाय डोंट इसका एक्सपेरिमेंट भाई मुझे नहीं पता क्या होता है, बट हाँ वैल्यू है, तो छोटी सी वैल्यू याद कर लिया, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो ये बात है किसकी, एटॉमिक मास की। तो अगर आपको एक एटम का मास निकालना है तो एक एटम का मास कितना निकल के आ गया, ए इंटू दिस नंबर। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? अगर आपको यहां तक का समझ में आ गया तो जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ठीक है ना। एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है हमने निकाल लिया। चलो अब हम लोग बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास निकाल लिया, एटॉमिक मास होता क्या था, एक एटम के मास को ही हम लोग क्या बोलते थे बेटा, एटॉमिक मास। कैसे निकालते थे, किसी भी एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है उनका मास, जितने प्रोटॉन है उनका मास, जितने न्यूट्रॉन है उनका मास, सबको जोड़ दो, क्या बन जाएगा अपना एटॉमिक मास। लेकिन हमने बोला कि यार प्रोटॉन का मास ही इलेक्ट्रॉन के मास से 2000 गुना ज्यादा है, तो जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ दोगे तो ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, किसके, इलेक्ट्रॉन के मास से। तो वही वाली बात है, समुद्र से एक लोटा पानी तुम निकालते हो तो क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है, वो वैल्यू इतनी ज्यादा बड़ी होगी उस एक लोटे के कंपेयर में कि भैया उसे नेग्लेक्ट ही मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ा, उसका वॉल्यूम कहीं ऊपर नीचे नहीं जा रहा। अब हम लोग बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास की। तो रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है, देखो इसमें आप लोग लिखो कि दिस इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ एन एटम, एक्चुअल मास ऑफ एन एटम विद रिस्पेक्ट टू मास ऑफ with respect to mass of 1/12 इंटू में मास ऑफ कार्बन 12 एटम। मेरी एक बात समझो, अगर मैं आपसे बोलूं कोई भी जिस मान लो कोई एसिडिटी की बात कर लें कि कोई भी एसिड कितना ज्यादा एसिडिक है, तो ये बात किससे कंपेयर करोगे, मतलब किसी ना किसी चीज से कंपेयर करोगे ना कि इससे ये इतना ज्यादा एसिडिक है, इससे ये इतना ज्यादा बेसिक है। जैसे एक्वस एसिड आपके होते हैं तो आप हाइड्रोनियम आयन से उसे क्या करते हो, कंपेयर करते हो। वाटर का सबसे बड़ा एसिड कौन सा है बेटा, यही तो है, H3O पॉजिटिव। तो हम क्या करते हैं, हम इससे कंपेयर करते हैं कि इससे कितना ज्यादा एसिडिक है या फिर इससे कितना कम एसिडिक है। यार ऐसे समझो कि मान लो तुम्हारे घर पे कल सब्जी बनी, अब हमने सब्जी जब खाई है ना, हमें तीखी लगी, मेरे घर पे कल सब्जी बनी थी, कल हमने खाई और हमने आज खाई मान लो, अब हमें आज तीखी लग रही है, तो हम ये बात किससे कंपेयर करेंगे, कल जो सब्जी थी वो जितनी तीखी थी हम कहेंगे उससे आज बहुत ज्यादा तीखी है या उससे आज बहुत कम तीखी है। तो रिलेटिव मास की मतलब ये हो गया कि आप क्या करोगे, जो भी आपका एक्चुअल मास होगा किसी एलिमेंट का उसे 1/12 इंटू कार्बन 12 के मास से क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर कर देंगे। क्यों करते हैं तो, और कंपेयर पहली बात तो क्यों करते हैं, क्यों करने का तो रीजन ये हो गया, जैसे हम लोगों ने हाइड्रोनियम आयन से किसी भी एसिड की एसिडिटी को कंपेयर करा, ऐसे हमने क्या करा, कार्बन 12 का मास निकाल के उससे कंपेयर कर दिया, इससे ये इतना ज्यादा है, इससे ये इतना कम है। लेकिन कार्बन 12 ही क्यों बेटा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, वाई कार्बन 12, नाइट्रोजन 14 ले लो या हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन को नहीं ले रहे हैं, ऑक्सीजन को नहीं ले रहे हैं, कार्बन 12 को ही क्यों ले रहे हैं। तो इसका रीजन ये है कि पहली बात तो बेटा ये है कि कार्बन 12 की अबंडेंस जो है नेचर में बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। दूसरी बात यह है कि उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, लो रिएक्टिविटी हाई अबंडेंस। और तीसरा पॉइंट क्या होता है कि कार्बन 12 का जो मास होता है 1.99 इंटू 10⁻20 लाइक 4 ग्राम। हाँ, तो ये जो नंबर है, इस नंबर की जो हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी एटॉमिक मास से, तो वो वैल्यू जो है नियरली या तो होल नंबर आ जाती है या तो बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली होल नंबर आ जाती है, तो कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाती है। तो तीनों बातें आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। चलो अगर हम बात करें रिलेटिव एटॉमिक मास के फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला क्या है, तो रिलेटिव
एटॉमिक मास को मैं रैम लिख देता हूं, ठीक है ना, राम, है ना, अरे बढ़िया लग रहा है भाई। देखो अच्छा, अब मैं कह रहा हूं रैम, तो ये रैम है क्या, रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकालोगे, तो आप लिखोगे मास ऑफ, क्या लिखोगे आप लिखोगे मास ऑफ एन एक्चुअल एटम विद रिस्पेक्ट टू 1/12 इंटू में क्या लिखेंगे हम लोग, मास ऑफ कार्बन 12 एटम। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, ये हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला हो जाएगा। अरे भैया क्या हो रहा है, रिलेटिव एटॉमिक मास का ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब मेरी बात सुनो, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ वन एटम को क्या बोलोगे आप बताओ, ए इंटू क्या लिखेंगे, एएमयू। एमयू क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, और 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 को हम लोग 1 एमयू बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, यही हमारा क्या होता है, यही हमारा 1 एमयू। तो इससे ये कैंसिल हो गया, और इस तरीके से जो रिलेटिव एटॉमिक मास निकल के आ गया, ये यूनिटलेस है। कैसा है बेटा, यूनिटलेस। क्या इतनी बात याद रख पाओगे? ठीक है ना, क्या इतनी बात आप लोग याद रख पाएंगे कि हमारा जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो कैसा होता है, यूनिटलेस होता है। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। अब देखो एक चीज समझाते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये क्या है, इसी को तो 1 एमयू बोलते हैं, तो यानी कि अगर हमें 1 एमयू की वैल्यू निकालनी है, 1 एमयू की, तो क्या हम लिखें, हम लिखेंगे 1/12 इंटू, है ना, 1/12 इंटू क्या लिखें, मास ऑफ कार्बन 12, राइट। अब जरा इसे सॉल्व करके देखते हैं, तो 1/12 और इंटू कार्बन 12 का मास होता है बेटा 1.99 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के अप्रॉक्स, या 23 होता है शायद, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, 24 ही होता है शायद। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अब जरा देखो 1 एमयू की वैल्यू कितनी आई, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये तो वैल्यू हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, जरा पीछे देखो, पीछे पढ़ना पलटो बेटा, ये वैल्यू तो सेम आ गई ना, जो आपने एटॉमिक मास निकाला था वही आपकी वैल्यू। एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या रहता है, ए इंटू में 1.66, और जब आपने क्या करा, जब आपने 1 एमयू की वैल्यू निकाली तब भी कितना आ गया, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। समझ में आ रहा है ना कि कार्बन 12 ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी होती जा रही है। बताओ, चले आगे, क्या यहां तक का समझ में आ गया, है ना। रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या होता है, कैसे निकालते हैं, क्लियर है कि नहीं। चलो आगे, अब देखो अपने पास क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इफ मास ऑफ एन एटम इज 3.32 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन प्रेजेंट। पहली बात तो देखो न्यूक्लियॉन्स क्या होता है। देखो हमने ये पढ़ रखा, एक तो हमारे पास क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, और एक हमारे पास क्या होगा, न्यूट्रॉन हो गया। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर आप जोड़ देते हो, किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन है और जितने न्यूट्रॉन है उन्हें अगर आप जोड़ देते हो, उसी को हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कि प्रोटॉन के नंबर और न्यूट्रॉन के नंबर को आप जोड़ दो, उसी को क्या बोलोगे, न्यूक्लियॉन्स। यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे p+n की वैल्यू पूछ रहा है। और बेटा अगर आपको ध्यान हो तो p+n को ही हम लोग a बोलते थे, यानी कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, a पूछ रहा है, और एटॉमिक मास आपको दे रखा है। 2 एटम में कितना होगा वो पूछा हुआ है, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो हमारे पास एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एटॉमिक मास का अभी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है, ये होता है a इंटू में कितना 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अच्छा, और एटॉमिक मास तुम्हें क्वेश्चन में दे भी रखा है, कितना दे रखा है, 3.32 इंटू में 10⁻⁻24 ग्राम इज इक्वल टू क्या आ गया, a इंटू में 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अरे मैं क्या कह रहा हूं बेटा, देखो एटॉमिक मास की वैल्यू ये होती है, और ऑलरेडी एटॉमिक मास तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है। तो जरा अगर तुम ध्यान से देखो तो ये पूरा 2 से कट जाएगा, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और a है क्या, a ही तो तुम्हारा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है। a का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब लेकिन जो आपने a निकाला ये एक में निकला ना, एक एलिमेंट के अंदर निकला। आपसे पूछा कितना क्वेश्चन में, 2 के अंदर। देखो क्या कह रहा है, इन 2 एटम्स ऑफ द एलिमेंट। तो यानी कि अगर मैं बोलूं कि जो हमारा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकल के आ गया, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन 1 एलिमेंट, या कह दो इन 1 एटम ऑफ एलिमेंट, वो कितना निकल के आ गया, वो बेटा निकल के आ गया 2, है ना। यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे कह रहा है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इन कितने में पूछा जा रहा है बेटा, 2 एटम ऑफ एलिमेंट में। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a, और a की वैल्यू आप निकाल चुके हो कितना, 2। तो कितना आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 4। यानी कि 2 एलिमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है ना। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, चले आगे बेटा। चलो अब देखो,
आइसोटोपिक मिक्सचर क्या होता है? आइसोटोपिक मिक्सचर से पहले आइसोटोप्स आपने कहीं ना कहीं 9th या 10th में पढ़ रखा है। आइसोटोप्स क्या होते हैं बेटा? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास क्या होता है? डिफरेंट होता है। क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोटोप्स बोलते हैं। और एटॉमिक मास डिपेंड किस पे करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के पास। तो आइसोटोपिक मिक्सचर का मतलब ये हो गया कि हमारे पास मान लो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है। अब आपने पढ़ रखा है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। एक इसका क्या है? एक 1H1 होता है जिसे आप प्रोटियम बोलते हो, एक अपने पास 1H2 होता है जिसे आप ड्यूटेरियम बोलते हो, और एक अपने पास 1H3 जिसे हम ट्राइटियम बोलते हैं। ये क्या है? इसी को प्रोटॉन या फिर प्रोटियम बोलते हैं, इसे बोलते हैं ड्यूटेरियम। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? ट्राइटियम। अरे चल जा भाई, ट्राइटियम बोलते हैं, है ना। अब यार एक बात बताओ, मान लो मैंने आपसे बोला कि एक ये पेन है, मान लो ये किसी भी मेटल का मान लो, या ऐसे मान लो प्लास्टिक का मान लो, मेटल मान लो, चलो ये लोहे का है। अब अगर लोहा जो है, आयरन जो है, उसके आइसोटोप्स अगर होते हैं, जो कि होते हैं हमें पता है, तो ये बात कैसे पता चलेगी कि इस पूरे पेन में कितने, मान लो जैसे ये मान लो हाइड्रोजन का बना है, ऐसे समझो हाइड्रोजन लिखा है हमारे सामने। अब हाइड्रोजन के अंदर तो 1H1 वाले भी बहुत सारे पार्टिकल होंगे, 1H2 वाले बहुत सारे पार्टिकल होंगे, और 1H3 वाले भी होंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा? हम जो इसका मास निकाल रहे हैं वो कौन सा मास है? मेरी बात सुनो, आप अपने घर से इस कोचिंग तक आए बाइक से, है ना, या स्कूटी से मान लो, तो तुमने जब स्कूटी स्टार्ट करी तो तुम्हारी वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी। तो तुमने गली में एकदम 80 पे उठा नहीं दोगे, तो गली में तुमने क्या करा? अपनी 10 पे करी स्पीड, फिर 15 पे करी, 20 पे करी, धीमे धीमे धीमे, फिर खाली रोड मिल गया, आपने 50-60 कर ली, फिर एकदम जाम लग गया, फिर आपने धीमा कर लिया, और यहाँ तक आप आ गए। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन सी वेलोसिटी से आए हो, कितनी स्पीड से आए हो, तो आप क्या बताओगे? कौन सी वाली बताओगे? आप 80 वाली बता दोगे क्या? नहीं बताओगे क्या? या आप ये कहोगे रेंगते हुए हैं सर 2 की स्पीड से, ऐसा भी नहीं बताओगे। कौन सी वाली बताओगे? तो आप क्या करोगे? कहोगे सर मेरे घर का टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। निकाल लो आप खुद ही कि जो टोटल डिस्टेंस तुम्हारे घर से कोचिंग तक था उसे तुम क्या करोगे? टोटल टाइम से डिवाइड कर दोगे। यानी कि जो तुम मुझे बताओगे, जो स्पीडोमीटर तुम्हें दिखा रहा है वो तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तुम मुझे क्या बताओगे? तुम मुझे बताओगे एवरेज वेलोसिटी। ऐसे में तुमसे क्या कह रहा हूं कि अगर मुझसे ये कहा जाए कि इस हाइड्रोजन में बताओ 1H1 इसका मास कितना, हम कहेंगे 1 है, इसका मास कितना है 2, इसका मास कितना 3। भाई आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम, और एटॉमिक मास क्या होता है? डिफरेंट। एलिमेंट विद सेम एटॉमिक नंबर एंड हैव डिफरेंट एटॉमिक मास, उसी को हम आइसोटोपिक मिक्सचर या आइसोटोप्स बोलते हैं। अब एक मान लो एक हमारे हाथ में किसी ने 1 चम्मच हाइड्रोजन डाल दिया। अब अगर मेरे हाथ पे क्या दिख रहा है? तुम्हें 1 चम्मच हाइड्रोजन दिख रहा है, तो बेटा हाइड्रोजन के तो 1H1 वाले पार्टिकल बहुत सारे होंगे, 1H2 वाले पार्टिकल भी होंगे, 1H3 वाले भी। तो हम जो ये मेजर कर रहे हैं ये क्या है? ये मास है, ये एवरेज मास होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये मास थोड़े ना होगा, क्योंकि यार इसके अंदर तो भैया 1H1 के भी बहुत सारे पार्टिकल हैं, 1H2 के भी पार्टिकल हैं, 1H3 के। अभी जो हम वेट कर रहे हैं वो तो टोटल का हम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें इन्हें अलग अलग करना हो तब क्या करोगे? तो वही वाली बात है कि मान लेते हैं कि अगर हम इसका मास मान लेते हैं कितना m1, और इसकी परसेंटेज ऑफ अबंडेंस, परसेंटेज ऑफ अबंडेंस, परसेंटेज ऑफ अबंडेंस का मतलब कितनी मात्रा में ये पाया जाता है नेचर में, ये मान लेते हैं x1 है। ठीक है, अरे भैया चल जा, इसे काय भी बोलते हैं ना, तो तुम लोग देख लेना। इसका मान लो मास हमने लिख लिया कितना है? m2 है, और परसेंटेज ऑफ अबंडेंस इसका कितना है बेटा? x2 है। इसकी मान लो मोलर मास कितना हो गया? m3, और परसेंटेज ऑफ अबंडेंस कितना है बेटा? x3 है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? परसेंटेज ऑफ अबंडेंस का मतलब ये हो गया कि हम कह रहे हैं मान लो 100 पार्टिकल है हाइड्रोजन के मेरे हाथ पे। अब उनमें से 100 पार्टिकल में से कितने तुम्हारे 1H1 वाले पार्टिकल है, कितने 1H2 वाले, कितने 1H3 वाले? तो हमने 1H1 वालों को मान लिया x1, 1H2 वाले को मान लिया हमने x2, और 1H3 वाले को हमने मान लिया x3। इससे क्या हुआ? इससे तुम्हारा एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट निकल के आया। हमें अभी तक ये पता था कि अगर हमने इस पेन का वेट किया, अगर मेरा वेट कर लो फॉर एग्जांपल, हमने वेट मान लो 67 आया, तो ये 67 वेट किसका? मेरा टोटल वेट हो गया ना। मेरे पार्टिकल में जो भी मेरा हम जिससे मिलकर बने उनका अलग अलग थोड़ा ना मास निकालना है। तो कहने का मतलब यहीं से, यही वो आइसोटोपिक मिक्सचर ही वो कॉन्सेप्ट है जहां से आपका एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट निकल के आया। तो देखो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? हम कहेंगे यहाँ पे हमें एम एवरेज निकालना पड़ेगा। जो आप मास निकाल लो वो किसी एक का नहीं है, 2 का नहीं, 3 का नहीं, कंबाइन है। और कंबाइन में तो बेटा सारी तीनों चीजें मिली हुई हैं। कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे इसका मास कितना है। जैसे 1H1 वाले का मास 1 है, तो लिखेंगे मास कितना है इसका? m1 है मान लिया हमने, और इसके कितने पार्टिकल प्रेजेंट है यानी कि x1 डिवाइडेड बाय क्या लिख दिया मैंने? 100, प्लस इसका मैंने बोल दिया कितने पार्टिकल है? m2, और कितने मतलब मास हो गया m2, पार्टिकल कितने? x2 डिवाइडेड बाय मैंने क्या लिख दिया? 100। सिमिलरली इसे क्या लिखूंगा मैं? m3 इंटू x3 डिवाइडेड बाय बेटा 100। अब इसे टोटल जब कंबाइन करोगे तो फॉर्मूला बन के आ जाएगा क्या? कि जो हमारा m एवरेज का फॉर्मूला निकल के आया वो क्या निकल के आया? ये आया m1 x1 m2 x2 m3 एंड x3 एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा? 100। ठीक है ना? तो ये हमारा m एवरेज का फॉर्मूला निकल के आ गया। आई बात समझ में? तो ये जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा आइसोटोपिक मिक्सचर किस लिए पढ़ा? हमें m एवरेज निकालना था, उसके लिए पढ़ा हमने। चले आगे।
इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलो भाई देखो, अब यही आ गया एवरेज एटॉमिक मास होता क्या है। तो एवरेज एटॉमिक मास में पता ही है क्या होता है कि जितने भी इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके एटम कितने हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो उसके एक्चुअल मास से, उन्हें आपस में जोड़ दो, उसका एवरेज है ना। तो ये फॉर्मूला लिखवा ही चुका हूं मैं, बस इसी काम कर लो कि इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा ये लिख लो कि कौन कौन सी चीज़ों को क्या क्या बोलते हैं। जैसे हमने इसका क्या फॉर्मूला बनाया था, m1x1 प्लस का m2x2 और प्लस का क्या था बेटा m3x3 और डिवाइडेड बाय क्या था अपने पास 100। तो इसमें बस तुम लोग ये यहाँ पे नोट कर लो इस वाले फॉर्मूले में कि इसमें m1 क्या है, m2 क्या है और ये सब चीज़ें है ना, m1 m2 m3। ठीक है, ऐसे इसमें आप ये बता दो कि x1 क्या है, x2 क्या है और x3 क्या है। देखो m1 क्या है, तो ये है तुम्हारे पास मास ऑफ आइसोटोप फर्स्ट आइसोटोप के मास को m1 मान लिया। सिमिलरली m2 क्या है, आइसोटोप ऑफ सेकेंड वाले का मास, और m3 क्या है, थर्ड आइसोटोप का मास। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई। x1 क्या है, x1 है बेटा परसेंटेज ऑफ अबंडेंस, परसेंटेज ऑफ अबंडेंस ऑफ x1 ऑफ आइसोटोप फर्स्ट है ना, ऑफ आइसोटोप फर्स्ट। सिमिलरली x2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परसेंटेज ऑफ अबंडेंस ऑफ आइसोटोप सेकेंड, ये क्या हो जाएगा परसेंटेज ऑफ अबंडेंस ऑफ आइसोटोप थर्ड है ना। तो ये वाला और थोड़ा सा नोट कर लो। चलें आगे, इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है बेटा, चला जाए, चलो आगे। देखो अब तुम्हें क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है आइसोटोप्स ऑफ बोरॉन, तुम्हें एक B10 दे रखा है, एक तुम्हें B11 दे रखा है और परसेंटेज ऑफ अबंडेंस दे रखी है। क्वेश्चन में तुमसे क्या रहा है, तुमसे कह रहा है कि m एवरेज बताओ कितना होगा। तो हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा है कि m एवरेज का फॉर्मूला कितना होता है बेटा, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, क्या होता है m1 x1 m2 x2 डिवाइडेड बाई 100। कुछ नहीं करना, जो वैल्यू दे रखी है उसे एज इट इज उठा के पुट कर दो। इसका मतलब m1 कितना आता है, B10 मतलब 10 दे रखा है, और x1 कितना दे रखा है 20%, 20% 20। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, 20% ही x1 की वैल्यू है, तो उसका मतलब परसेंटेज मत निकालने बैठ जाना कि इंटू 100 कर रही है ना, x1 को ही बोलते हैं परसेंटेज ऑफ अबंडेंस। ठीक है, तो वो जो दे रखा है उसे एज इट इज पुट कर दो। m2 कितना हो गया तुम्हारे पास 11 और ये हो गया तुम्हारे पास 80 डिवाइडेड बाय कितना आ गया बेटा अपने पास 100। अच्छा ये हो गया 200 प्लस 1188 कितना हो गया 880 डिवाइडेड बाई 100। अब देखो 800 और 200 1000 1080 हो गया ये है ना। तो ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ गया 1080 डिवाइडेड बाई 100। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 108 डिवाइड बाई 10 कितना हो गया 10.8 है ना। तो ये तुम्हारा क्या निकल के आ गया m एवरेज। ये वैल्यू हमारी किसकी निकल के आ गई, m एवरेज की। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, कर लोगे अगर ऐसे क्वेश्चन दे दी जाए। चलो अब एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है इफ एन एलिमेंट m एग्जिस्ट इन टू आइसोटोपिक फॉर्म m50 एंड m52। कह रहा है एक एलिमेंट है m, ये दो आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। एक तो कौन सी वाली m50 वाली और एक कौन सी वाली बेटा m52 वाली। द एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोपिक मिक्सचर इज 51.7। यानी कि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या दे रखा है, m एवरेज की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी है 51.7। और कह रहा है कैलकुलेट अबंडेंस ऑफ ईच आइसोटोप, यानी कि कह रहा है इसके लिए आप x1 बताओ कितना होगा और इसके लिए x2 बताओ कितना होगा। पहली बात तो एक चीज समझो, परसेंटेज का सम कितना होगा, परसेंटेज का सम तो 100 ही होगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहां आ जाओ, ये किधर गया, ये x1 क्या है, ये परसेंटेज ऑफ अबंडेंस है आइसोटोप फर्स्ट की, x2 क्या परसेंटेज ऑफ अबंडेंस ऑफ आइसोटोप सेकंड। यानी कि टोटल का परसेंटेज निकालोगे तो 100 में से, तो 100 में से मान लो 100 पार्टिकल 30 पार्टिकल पहले वाले आइसोटोप के, 40 पार्टिकल दूसरे वाले के, 40 30 70 हो गए, बचा हुआ कितना 30 जो है दूसरे वाले के। तो कहने का मतलब है ये जो आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 है बेटा, ये किसके बराबर होगा, ये जो तुम्हारा x1 प्लस x2 प्लस x3, अगर 3 एलिमेंट है तो 3 2 हैं तो 2 किसके बराबर होगा भैया, ये तो 100 के बराबर ही होगा। अरे हाँ या ना बोलो यार। तो इसलिए ये बात तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि देखो जब आप m एवरेज का फॉर्मूला निकालोगे तो m एवरेज का, अब क्योंकि यहाँ पे दो ही आइसोटोप दे रखे हैं तो m1 x1 प्लस x2 इक्वल टू 100 लिख दो, या फॉर्मूले में भी आप दो ही बार यूज करोगे, क्या m1 x1 प्लस का m2 x2 एंड डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई 100। अच्छा अब m एवरेज क्वेश्चन में कितना दे रखा है बेटा, ये हमें दे रखा है 51.7 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है, m1 दे रखा है 50 तुम्हें, ठीक है, इनटू में तुम x1 को x1 ही रहने दो, m2 तुम्हें दे रखा है 52 तो यहां पे रख देंगे हम 52, x2 की जगह क्या करें, तो एक काम ये कर लो दोनों को ना, अब देखो x2 रख दोगे तो फिर आंसर आएगा ही नहीं। तो एक काम करो, हमें पता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 किसके बराबर है तुम्हारा, इसके 100 के बराबर है ना। अब क्योंकि यहाँ पे दो ही एलिमेंट है तो हम क्या करेंगे, x1 प्लस x2 बराबर होगा। अरे यार एक बार बताओ,
अगर हमारे पास एक पूरे कंपाउंड में 3 एलिमेंट है तो उन तीनों का परसेंटेज 100 के बराबर होगा, 2 ही है तो दोनों का परसेंटेज 100 के बराबर होगा। तो सिमिलरली मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, क्योंकि हमें यह पता है कि x1 प्लस x2 ये किसके बराबर है, 100 के, तो यहां से अगर हम x2 की वैल्यू निकालें तो 100 माइनस का x1 होगा कि नहीं होगा, बताओ। और जो आपने ये वैल्यू निकाली है आप इसे यहां पुट कर दो ना, यानी कि x2 की वैल्यू कितनी, 100 माइनस का x1, तो x2 की जगह पे हम क्या लिख दें, यहाँ पे हम लिख देते हैं 100 माइनस का x1। बताओ यहां तक की बात क्लियर हुई। सॉल्व करते हैं जरा इसे। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया, ये आ गया 51.7 इज इक्वल टू, ये कितना आ गया 50x1 आ गया, प्लस इस 52 की मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो कितना हो जाएगा 5200 और माइनस का 52x1 है ना, 52x1। अरे मल्टीप्लाई वगैरह तो कर ही लोगे यार, इसकी मल्टीप्लाई से कर 5200 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई से कर x1 आ गया, और अपॉन में क्या चल रहा है बेटा, अपॉन में चल रहा है 100। इधर देखो जरा एक बार, यहां से पॉइंट हटाए, एक जीरो नीचे, इस जीरो से वाला जीरो कैंसिल, 10 इधर आ गया, तो क्या बचा अपने पास 5170 इज इक्वल टू, इधर क्या बचा अपने पास, ये हो गया 50x1 प्लस का ये हो गया अपने पास 5200 और माइनस का 52 बेटा क्या x1। इधर देखो 52x1 और 50x1, माइनस का 2x1 बचा, माइनस का 2x1 उठा के इधर लिया, प्लस का 2x1, तो इधर क्या बचा अपने पास 2x1 प्लस का, और इस वाले टर्म को उठा के उधर भेज दो, तो 5200 यहां पे था और 5200 में से 5170 गए, कितना बचा बेटा 30, यानी कि x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15%। बताओ, अरे बेटा 30/2 कितना हो जाएगा, 30% ही तो होगा, 15% ही तो हो जाएगा, 30/2। अगर पूरे मॉलिक्यूल में x1 की वैल्यू, x1 प्लस x2 किसके बराबर है बेटा, 100 के बराबर है, तो अगर x1 की वैल्यू 15 है तो बचा हुआ कितना होगा 85%, यानी कि अगर x1 हमारा है 15% तो x2 की वैल्यू कितनी होगी 85%। बस इजी है, यही पूछा था। देखो या तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 100 में से यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी निकाली 15, तो 100 में से 15 का कितना बचा 85, तो x2 निकाला 85। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ेंगे m एवरेज के, तो इसका भी एक बार प्यारा सा बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लो। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। चलो अब चल नेक्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट होगा वो मोल से स्टार्ट होगा, मोल को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय।